कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद बोले, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। नमस्कार अभिभावकों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। मैं हेमंत कुमार भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षा में पाचन संबंधी चर्चा की थी। पाचन में प्रयुक्त होने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपन ने दांतों को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद हम ग्रास नली ग्रसिका से होते हुए आगे बढ़े थे। आज हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अब शुरुआत होगी पाचन की संरचना रूप को समझने के लिए आमाशय से। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ से हमारा टॉपिक आज का शुरू हो रहा है, आमाशय। तो सबसे पहले तो आमाशय क्या है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। आमाशय मानव शरीर में पाया जाने वाला एक पेशीय थैला है। पेशीय थैले का मतलब होता है जिसका निर्माण पेशियों से हो रखा हो। अब ऐसा क्यों हो रखा है? क्योंकि यहाँ पर भोजन जो है पाचन के दृष्टिकोण से 2 से 3 घंटे ठहरता है, और 2 से 3 घंटे ठहरने के लिए उसमें पाचन करने के लिए कुछ समय के लिए उसको रोकना पड़ता है। इसलिए ये जो थैला है वो किसके रूप में बना हुआ रहता है? पेशी थैले के रूप में बना हुआ रहता है। इसको रोकने का काम कौन करता है? इसको रोकने का काम करता है, इसको भोजन को सड़ने और गलने से बचाने का काम जो करता है वो काम किया जाता है HCl के द्वारा, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो यहाँ पर एक नाम भी आता है जिसको अपन जठर रस के रूप में जानते हैं, जठर रस। ये जठर रस जो रहता है, इस जठर रस का निर्माण 3 चीजों से होता है। एक उसमें HCl है, क्लियर है। दूसरे नंबर पर श्लेष्मा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर होता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है जिसको अपन पेप्सिन कहते हैं। देखिए 3 प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो एक तो ये ध्यान रखिए जठर रस क्या है, इसका निर्माण किससे होता है? तो HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन, इससे मिलकर किसका निर्माण होता है? जठर रस का निर्माण होता है, ठीक है। जिसका पीएच मान, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2, ठीक है ना। पीएच का पूरा नाम मैंने आपको 9th में बताया था, उसांस ऑफ हाइड्रोजन, जिसका शाब्दिक अर्थ बाद में कन्वर्ट होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसांस जर्मन शब्द था, क्लियर। अब आप आगे देखिए, तो आमाशय को आपको ये बात आप नोट करते चले। आमाशय को हम संरचना के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर वाला जो भाग है उस भाग को कहा जाता है जठरागम भाग। कौन सा भाग? जठरागम भाग। अब मैंने इसीलिए यहाँ पर कौन सा शब्द क्लियर किया था? जठर शब्द क्लियर किया था। जठर प्लस आगम, एक संधि के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो जठर जहां से आएगा, ठीक है। अब आके ये कहाँ कहाँ तक संरचना पहुंचेगा? तो देखिए ग्रसिका से लेकर आमाशय में प्रविष्ट करता है, यानी कि वो बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट यही है जहां से इसकी शुरुआत होती है आमाशय के रूप में। तो ग्रसिका और आमाशय के में जो प्रविष्ट करवाने वाला भाग है वो जठरागमन भाग कहलाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए जठर निर्गम। निर्गम का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिस्ट होना, ठीक है ना। अब देखिए आमाशय और छोटे आंत के बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन को क्या कहा जाता है? जठर निर्गम पोर्शन कहा जाता है, ठीक है विद्यार्थी यहाँ तक। फिर तीसरे नंबर पर फंडिस भाग, जो इन दोनों के बीच का भाग है। किन दोनों के बीच का भाग है? आमाशय से लेकर छोटी आंत के बीच का भाग, और इसमें पर्टिकुलर अपन बात करें जठरा आगम और जठरा निर्गम के बीच का भाग है। तो क्रम संख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर यह है और तीसरे नंबर पर यह है। लेकिन हमने इसको समझने के दृष्टिकोण से ऐसा लिखा, आगम का मतलब आना, निर्गम का मतलब जाना, ठीक है। अब आप देखिए और इसमें क्या बचता है और आप नोट करते चले। आमाशय जो रहता है उसकी संरचना कैसी होती है? जे आकार की होती है। कैसी होती है? जे आकार की। देखो हम लोग अभी से क्या पढ़ रहे हैं? संरचना के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। हम अभी पाचन के दृष्टिकोण से इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पाचन के दृष्टिकोण से चर्चा और आगे आएगा, जब पाचक ग्रंथियां अपन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। यह मात्र एक संरचना के पॉइंट्स हैं। तो अब तक हमने क्या जाना है? आमाशय एक पेशीय थैला है, क्लियर है, जो जे आकार का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस पाया जाता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? माध्यम परिवर्तन के लिए ना। यहाँ पर सबसे पहले मीडियम चेंज होता है, क्योंकि HCl जो रहता है ना वो अम्लीय माध्यम में ही कार्य कर सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि भोजन का माध्यम परिवर्तित होता है, और माध्यम परिवर्तित होकर भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा यदि अम्लता युक्त खाना खा लेते हैं तो हमें खट्टी डकारें आने लग जाती है, जिसको अपन आम लैंग्वेज में, आम शब्दावली में ये बोलते हैं कि आज मुझे एसिडिटी हो रही है, क्लियर है। ये चर्चा करने के बाद आप देखिए यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। ये हमारी बात हुई किसके रिलेटेड? आमाशय से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आमाशय ये था, ठीक। अब आप आइए संरचना के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो दूसरे नंबर पर शब्द है छोटी आंत।
ठीक है ना। छोटी आंत क्या है, तो देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि जिसका जो नाम होता है वो नहीं होकर उसका उल्टा काम होता है। छोटी आंत क्योंकि ये परस्पर कुंडलित रहती है, परस्पर कुंडलित रहती है, इसलिए इसको छोटा कहा गया है। क्या कहा गया, छोटा कहा गया। देखिए इस तरह से कुंडलित होकर ये संरचना बना लेती है। इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, इसको जनरल वे में अपन छोटी आंत बोलते हैं। एक तो ये ध्यान में रखना है, और दूसरा ध्यान में आपको क्या रखना है, वो ध्यान में आपको रखना है कि छोटी आंत को छोटी आंत नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका व्यास कैसा होता है, छोटा होता है। व्यास कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। बड़ी आंत जैसे इस स्थान पर आप देख पाओगे, मैं थोड़ा और इसको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जब इसकी संरचना के दृष्टिकोण से बात करें तो इसका व्यास जो रहता है वो व्यास क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है आकार के दृष्टिकोण से। तो फिर इसको क्या कह दिया जाता है, इसको बड़ी आंत कह दिया जाता है। बाकी इसके ऊपर का एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, छोटी आंत कहलाएगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया है कि छोटी आंत मूलतः बड़ी आंत है, लेकिन व्यास छोटा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए इस छोटी आंत को डिवाइड किया गया 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो छोटी आंत को डिवाइड किया गया। अब आपको यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप कह दो इंग्लिश में हम कैसे याद रखें, तो जैसे हम एक इंग्लिश वर्ड याद रखते हैं एजेड, वैसे आपको क्या याद रखना, ई। ठीक है ना, ईजे, इजेड, है ना। इंग्लिश वर्ड होता है एजेड, तो एजेड की जगह आपको क्या याद रखना, इजेड। ठीक है ना। अब यहाँ ई का मतलब क्या हो गया, इलियम, जो किसका भाग है, छोटी आंत का पहला भाग है। दूसरे नंबर पर जे, जे का मतलब क्या है, जेनुनम। ठीक है ना, क्या हो गया, जेनुनम। और तीसरे नंबर पर है डे, तो डे का मतलब क्या हो गया, डोडिनम। ठीक है ना। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है संरचना के दृष्टिकोण से, इलियम, जेनुनम और डोडिनम। ये 3 भाग किसके बनते हैं, ये 3 भाग बनते हैं छोटी आंत। यहां तक का क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे। अब आप देखिए नेक्स्ट, यहां से बटने के बाद इनमें जब अपन पाचन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि वर्ग का डिवाइडेशन भी रहता है। जो सबसे पहला भाग है, कौन सा भाग है, अगर अपन, मैंने इसको ध्यान रखना उल्टा लिखा है ताकि एक वर्ड बन जाए, शुरुआत इधर से होगी, तो डोडिनम का काम क्या हो जाएगा, डोडिनम का काम है एंजाइमों द्वारा यहाँ पर पाचन करवाना। एंजाइम क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। ये क्रिया विशिष्ट होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है वो क्या है, वो जेनुनम है। ठीक है ना। अब जेनुनम का काम क्या है कि जेनुनम यहाँ पर क्या करेगी, उस पाचित रस का क्या करेगी, अवशोषण करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। देखो आपने भी पकोड़े बनते हुए देखे होंगे, तो जैसे अपन उसमें वो मसाला वगैरह डालते हैं, उसके बाद उससे झारे से अपन उसको ऊपर उठा लेते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, अवशोषण हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। इसलिए हमें ये सलाह दी जाती है कि हम क्या कहें, सलाद का रुक्सांस की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि रुक्सांस अवशोषण में मददगार होते हैं, मदद करते हैं। तीसरे नंबर पर अपन चर्चा करें तो है इलियम। इलियम क्या करते हैं, विटामिन और खनिज लवणों का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है ना। अब दोनों क्या होते हैं उसकी भी आप थोड़ा थोड़ा सुन लें, ये चीजें आप नोट कर लें। खनिज क्या है, तो खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म मात्रा के पोषक तत्व हैं, जैसे आयोडीन हो गया। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अपन चर्चा करें विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं। ठीक है ना, जो हमें फलों द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक, 3 प्रकार हो गए छोटी आंत के, कौन कौन से हो गए, डोडिनम, एंजाइमों द्वारा वहां पाचन होगा। ठीक है। जेनुनम, जहां क्या होगा, अवशोषण का कार्य होगा। ठीक है। और तीसरे नंबर पर इलियम, जहां पर क्या होगा, विटामिन का अवशोषण होगा। भूमिका के रूप में ये क्लियर है। अब आपका भोजन यहां से होते हुए कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ये मैंने आपको चर्चा में पहले बता दिया था, ये सिर्फ मात्र क्या है, एक खोखा बना हुआ है। ठीक है ना, जिसके आधार पर पाचन की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती। अब यहां से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचेगा, अब भोजन पहुंचेगा कहाँ, बड़ी आंत में। ठीक है। बड़ी आंत के रेफरेंस में अपन थोड़ा सा ये जान लें, इसको नाम क्यों दिया गया बड़ी आंत, जिसका जिक्र अपन ने किया था कि बड़ी आंत में व्यास जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो व्यास बड़ा होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, बड़ी आंत दिया गया। ठीक है ना। तो ये क्लियर रखिए आप कि इसको बड़ी आंत नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका व्यास कैसा होता है, बड़ा होता है। इसका व्यास, बड़ी आंत का।
किसकी तुलना में? छोटी आंत की तुलना में। ठीक है, अब यहाँ बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, मूल रूप से पाचन संबंधी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। पाचन का सारा जो काम है वो सारा काम कौन करता है? छोटी आंत करती। तो फिर बड़ी आंत में क्या काम होता है? तो बड़ी आंत में ध्यान रखना, हमारे द्वारा जो भी खाया पिया गया, जैसे जल हो गया, ठीक है ना, रुक्षांश हो गया, इन सब का क्या होता है? इन सब का होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो चीजें छोटी आंत में बच गई, छोटी आंत से बचकर निकल गई, उन चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है? बड़ी आंत करती है। क्लियर है? बड़ी आंत अवशोषण का काम करेगी, जिसमें जल से संबंधित हो गया, रुक्षांश संबंधित हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कोई विटामिन बच गया है ना, या कोई रुक्षांश है, या कोई और भी चीज है जिसका पाचन वहां पर नहीं हो पाया, तो बड़ी आंत उसको पचाने का काम एक सामान्य शब्दों में या सामान्य अर्थ में करती है। मूल रूप से इसमें कोई बड़ा योगदान इसका नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना, हमारे शरीर में कई बार ऐसी एक विशेष संरचना भी होती है ना, जिसको अपन में बोल सकते हैं कि अपेंडिक्स इंग्लिश में बोला जाता है ना, हिंदी में उसी को परिशेषिका बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये परिशेषिका इसका एक अंग होता है, जो साइड में थोड़ी सी संरचना निकली हुई रहती है। कभी कभार यदि हमारे शरीर में जल की कमी आ जाती है, पानी हम समय पर नहीं पी पाते हैं, तो यहाँ पर अनायास से दर्द प्रारंभ होता है, और उसके बाद इसका एक ऑपरेशन भी किया जाता है, शारीरिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं। तो मूल रूप से यहाँ परिशेषिका कोई विशेष बड़ा योगदान नहीं होता, पर क्योंकि इसका पार्ट है, इसकी एक संरचना, तो हमने यहाँ जनरल वे में इसको देख लिया। ठीक है ना, ये बड़ी आंत का काम हो गया। अब बड़ी आंत में एक और प्रक्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जीवाणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु एक प्रक्रिया अपनाते हैं, जिस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन, ठीक है ना, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन ना, फर्मेंटाइजेशन, सॉरी। ठीक है ना। किण्वन क्या है? तो देखो, विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर अपन बात करें, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको बताया गया कि चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। दो शाब्दिक अर्थ हैं इसके, मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। ठीक है ना। अल्कोहल का फॉर्मूला भी ध्यान होगा आपको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था हमने, C2H5OH। ठीक है ना। अब देखिए, चीनी के अल्कोहल, अब ये कहानी क्या है? तो देखो, चीनी को क्या कराया गया था? सड़ाया गलाया गया था ना। सड़ा गलाकर हम लोग क्या करते हैं? नए पदार्थ को प्राप्त करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। तो वैज्ञानिक रूप से तो परिभाषा ये है, पर इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि किण्वन की प्रक्रिया में पदार्थ को क्या किया जाता है? सड़ाया गलाया जाता है। सड़ाया गलाया जाता है। क्यों क्या कराया जाता है ऐसा? जैसे आपने शराब बनने वाले प्रोसेस में देखा होगा, या बियर बनती है, तो उसमें क्या करते हैं? जो जौ के दाने होते हैं उनको सड़ाते हैं, और उसके बाद उसका कष निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर किसका होता है? इन जीवाणुओं की सहायता से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और फिर बची हुई चीजों को क्या कर लिया जाता है? खींच लिया जाता है। अब इसका जो इसके दो भाग बने होते हैं, जिसको अपन अंधनाल और वृहदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल और वृहदांत। अंधनाल जो रहती है वो मूल रूप से डेवलप्ड ज्यादा रहती है किसमें? ऐसे प्राणी जो घास खाने वाले होते हैं, रूमिनेट्स, जिसके बारे में चर्चा की थी अपन ने। और उसका दूसरा भाग क्या है? वृहदांत है। संरचना के दृष्टिकोण से ये बात है। अब आप देखिए, इसका अंतिम भाग कौन सा है? मलाशय। ठीक है ना, क्लियर है? ये अंतिम भाग है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद भोजन आगे बढ़ जाएगा। देखिए, मलाशय क्या है? मलाशय भी एक प्रकार का क्या है? पेशीय थैला है। ठीक है ना, पेशीय थैला है। जिस प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं कि ये थैला बना हुआ है, तो इस स्थान पर क्या होगा? जितना भी कचरा होगा, वो कचरा क्या होगा? जो छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, मुख्य पदार्थ तो एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी शेष बचा हुआ कचरा कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है, ये जमा हो गया। ठीक है ना, ये एक थैला है। ये थैला जब भर जाता है तो ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र की सहायता से सूचना देता है किसको? मस्तिष्क जिसमें सम्मिलित है उसको कहा जाता है CNS। ठीक है ना, CNS का पूरा नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, यहां से ये सूचना प्रेषित कर देता है कि मेरे पास जितनी कैपेसिटी थी उतना मैंने अपने आप को भर लिया। फिर ये तंत्रिका सूचनाएं लेकर कहाँ जाएगी? मस्तिष्क के पास जाएगी, और मस्तिष्क फिर वापस क्या करेगा? उसको सूचना भेजेगा। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मल द्वार से होते हुए ये जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, समय समय पर क्या कर दिए जाते हैं? त्याग दिए जाते हैं।
इस प्रकार हम एक सामान्य रूप में ये बोल सकते हैं कि ये मलाशय, उसके बाद ये मलजुआर है। तो संरचना के दृष्टिकोण से, खोखे के दृष्टिकोण से अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से हमने अब तक ये जाना कि ये टोटल इस प्रकार डिवाइडेड रहता है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने जाना। इसके बाद हम पाचक ग्रंथियों से संबंधित और भी चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल आप लोग को बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहें, घर पे रहें और कोरोना योद्धा की तरह काम करें, होमवर्क समय पर करें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।